अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है, जो टॉपिक है, वो है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। उम्मीद है कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा, लेकिन अगर आप पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो शुरू करते हैं कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एक्चुअली है क्या चीज़। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, पहले इस डिफिनीशन को ज़रा देखते हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क और ANN, ये शॉर्ट है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का, एज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पैराडाइम दैट इज इंस्पायर्ड बाय द वे द बायोलॉजिकल नर्व सिस्टम सच एज ब्रेन प्रोसेस इंफॉर्मेशन। मतलब ये इंस्पायर हुआ है ह्यूमन ब्रेन से, जिस तरह से ह्यूमन ब्रेन काम कर रहा है उसी से ये इंस्पायर हुआ है। क्या चीज़ इंस्पायर हुआ है? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर हुआ है। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हाईली इंटरकनेक्टेड प्रोसेसिंग एलिमेंट। इसमें बहुत ज़्यादा, मतलब लार्ज नंबर के न्यूरॉन्स हैं इसमें, जो कि वर्किंग इन यूनिसन टू सॉल्व अ स्पेसिफिक, इसको यूनिसन को आप समझ लो कि जो कि सिमल्टेनियसली काम करता है डिफरेंट स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो मीन्स ये ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर हुए है, लार्ज नंबर है इसमें न्यूरॉन्स, और ये सिमल्टेनियसली डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ये कुछ इस तरह से होते हैं। अगर आप बायोलॉजिकल कह दो तो ये बायोलॉजिकल है। इसमें ये डिफरेंट टर्म है, इसको हम आगे देख लेंगे कि डेंड्राइट्स क्या है, एक्सोन क्या है, इनपुट क्या होते हैं, सिनॉप्सिस क्या होते हैं, या फिर आपके पास जो हमारे पास आर्टिफिशियल जो है वो कैसे काम करता है, उसमें इनपुट लेयर, आउटपुट लेयर, मिडल लेयर, ये कैसे काम करते हैं, इसको हम आगे देखते हैं इंशाल्लाह। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या है? न्यूरल नेटवर्क फॉर्म बेस ऑफ डीप लर्निंग। ये एक्चुअली डीप लर्निंग का फाउंडेशन बनाता है जो न्यूरल नेटवर्क है। और जो डीप लर्निंग है वो एक्चुअली क्या है, वो सब फील्ड है मशीन लर्निंग की, एंड इज इंस्पायर्ड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, ये न्यूरल नेटवर्क जो है ये मशीन लर्निंग का एक सब पार्ट है। मतलब एक्चुअली न्यूरल नेटवर्क डीप लर्निंग के अंदर है, फिर डीप लर्निंग जो है ये मशीन लर्निंग का सब पार्ट है, और ये पूरा इंस्पायर किससे हुआ है? जो न्यूरल नेटवर्क है ये ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर हुआ है। सही है। अब जो बेसिक चीज़ जो इसमें है न्यूरल नेटवर्क के अंदर, वो न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन्स क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ द ब्रेन। Neurons are the fundamental unit of the brain and nerve system. The cell responsible for receiving sensory input from the external world via dendrites. तो न्यूरॉन्स एक्चुअली क्या करते हैं? एक्सटर्नल वर्ड से डिफरेंट चीज़ों को सेंस करता है, रिसीव करता है इनपुट को थ्रू दी डेंड्राइट्स। ठीक है, ये डेंड्राइट्स है, ये देख लो, ये वाले जो हैं, इनके थ्रू इनपुट को रिसीव करता है और फिर उस इनपुट को प्रोसेस करता है और आउटपुट देते हैं थ्रू दी एक्सॉन्स। और वो कहाँ पे है हमारे पास? जो एक्सॉन्स हैं वो आप इधर देख लो, आपको नज़र आ रहा होगा, ये डेंड्राइट्स हैं, ये सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है। ठीक है, तो लेट सपोज ये हमारे पास इनपुट है, इसमें प्रोसेस हुआ और इधर ये आउटपुट देगा। ठीक है, इसको इधर हमने इनपुट को x1 x2 इस तरह से नाम दिया है, और इधर जो है आउटपुट y1 y2। एक्चुअली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इसी तरह से काम करता है। इनपुट, हेडन लेयर, आउटपुट लेयर, और इसमें फिर डेंड्राइट्स होते हैं, सेल बॉडी होते हैं, एक्सॉन होते हैं, और बाकी जो हमारे पास साइनॉप्सिस या वो जो हैं वो हमारे पास होते हैं, जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन हैं उसके अंदर। तो ज़रा अब इन टर्म्स को देखते हैं, जो सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन्स या बाकी जो चीज़ें। तो सेल बॉडी क्या है एक्चुअली? ये इसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियस या बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, जो कि एक न्यूरॉन के लिए ज़रूरी है अगर उसकी लाइफ को मेंटेन करना है। तो सेल बॉडी या सोमा वो चीज़ है। डेंड्राइट्स क्या है? ये सिग्नल को रिसीव करता है, इनकमिंग सिग्नल जो है, मतलब ये इनपुट को रिसीव करता है। एक्सॉन एक तरह से ट्रांसमिशन लाइन है, आप समझ लो कि इसके थ्रू चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। और सिनेप्स क्या करता है? ये कनेक्शन है बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ठीक है, द कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स टेक प्लेस एट दी सिनेप्सिस। ठीक है, मींस अगर आपके पास दो न्यूरॉन है तो इनके बीच में जो कनेक्शन है, जो पाथ है, वो इनके थ्रू से गुजरता है। तो ये क्या करता है? डेंड्राइट रिसीव करता है इनपुट थ्रू दी सिनेप्सिस फॉर अदर न्यूरॉन्स। द सोमा प्रोसेस दिस इनकमिंग सिग्नल। ठीक है, सोमा उसको प्रोसेस करता है,
और कन्वर्ट करता है प्रोसेस्ड वैल्यू इनटू आउटपुट। और ये किसके थ्रू करता है आउटपुट? विच इज सेंट आउट टू अदर न्यूरॉन थ्रू द एक्सॉन एंड द सिनेप्सिस। ठीक है, तो ये एक पूरा प्रोसेस था बायोलॉजिकल का। अब हम क्या करते हैं, अगर जनरल मॉडल देख लें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का, तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं एक सिंगल परसेप्ट्रॉन को, जो कि सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क जो है उसको परसेप्ट्रॉन कहते हैं। सिंगल लेयर कैसे? ये आपके पास सिंपली इनपुट है x0 x1 x2, ये इनपुट है, ये उसके साथ वेट हैं डिफरेंट। ठीक है, वेट कैसे काम करते हैं उसको हम आगे देख लेंगे, फिलहाल सिर्फ मॉडल को समझना है। ये इनपुट हो गया, ये आपके पास वेट हो गए, सही है। एक चीज़ और है इसमें, बायस। ये बायस ये कैसे काम करते हैं इसको भी आगे हम देख लेंगे। और ये एक्टिवेशन फंक्शन है, एक्टिवेशन फंक्शन की क्या ज़रूरत है वो हम आगे देख लेंगे। ये आउटपुट है, उसके अंदर क्या होता था, इनपुट लेते थे थ्रू दी डेंड्राइट्स, फिर सोमा उसको प्रोसेस करता था, इधर एक्टिवेशन फंक्शन है। और फिर आउटपुट हमें उधर किसके थ्रू मिलता था, थ्रू दी एक्सॉन्स वगैरह। इधर हमारे पास आउटपुट अपना लेयर होता है, इनपुट अपना लेयर होता है, इधर एक्टिवेशन फंक्शन। ये सिंगल लेयर है, अगर मल्टी लेयर हो तो उसके अंदर फिर हिडन लेयर भी होते हैं, सही। और ये किस तरह से फिर मज़ीद वो करता है, बायस प्लस ये मल्टीप्लाइड बाई ये, मतलब x0 w0 प्लस x1 w1 प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाई w2 प्लस गो xn मल्टीप्लाइड बाई wn। ये देख लो, और इस पे हम एक्टिवेशन फंक्शन फिर अप्लाई करते हैं। ये एक जनरल मॉडल है, इसको अभी ज़रा देख लो। In the figure, for one single observation x0 x1 x2 up to xn, various input independent variable to the network, ये सारे हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल इनपुट दिए, ये x0 से xn तक। Each of these input is multiplied by a connection weight or synapse. The weight are represented as ये देख लो हमारे पास ये वेट है सारे, इनके साथ ये मल्टीप्लाइड होगा। बी क्या है, बायस वैल्यू है, और ये क्या करता है, एक्टिवेशन फंक्शन को अप करना है या डाउन करना है, ये इस काम आता है। बायस जो है ये वाला, इसको 0 या 1 रखते हैं मोस्टली। एंड द सिंपलेस्ट के दिस प्रोडक्ट आर सम्ड फिट टू एक्टिवेशन फंक्शन टू जनरेट अ रिजल्ट, एंड दिस रिजल्ट इज सेंट एज आउटपुट। ये सारी चीज़ें आ गई ना, इसको इस एक्टिवेशन फंक्शन से पास करवाते हैं और आउटपुट के पास भेज देते हैं। ये देख लो, ये पूरा है और ये सम हो के आ गया। अब इसको थ्रू दी एक्टिवेशन फंक्शन हम भेज देते हैं फिर, सही। इसमें सिर्फ बी प्लस नहीं किया, बी प्लस कर दें। अब एक चीज़ और आ गई, एक्टिवेशन फंक्शन क्या चीज़ है। एक्टिवेशन फंक्शन एक्चुअली डिसाइड्स वेदर अ न्यूरॉन शुड बी एक्टिवेटेड और नॉट बाय कैलकुलेटिंग द वेटेड सम एंड फर्दर एडिंग बायस टू इट। एक्चुअल एक्टिवेशन फंक्शन ये बताता है कि क्या अब इस न्यूरॉन को एक्टिवेट करवाना है या नहीं करवाना। इसमें एक थ्रेशोल्ड वैल्यू गिवन होती है कि अगर ये वैल्यू इस लेवल पे पहुंच गई तो इस न्यूरॉन को एक्टिवेट करा दो, नहीं तो इसको एक्टिवेट कराने की ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ ये होती है कि हमेशा आपके पास हर एक न्यूरॉन एक्टिव नहीं रहता, उसको एक थ्रेशोल्ड वैल्यू गिवन होती है। अगर उसकी न्यूरॉन की वो वैल्यू पहुंच गई तो वो न्यूरॉन एक्टिव हो जाएगा, नहीं तो लेट सपोज मुझे छींक आती है, तो जब तक मुझे छींक नहीं आती तो उसका न्यूरॉन एक्टिवेट नहीं होता। मैं आइज़ जो है उनको अगर फ्लिप करता हूँ, खोलता हूँ, बंद करता हूँ, तो उसकी न्यूरॉन हैंड है, मुझे कोई थप्पड़ मारता है, लेकिन जब तक किसी ने थप्पड़ नहीं मारा हो तो पर्टिकुलर न्यूरॉन है वो तब तक नहीं एक्टिव होता। ठीक है, तो इस तरह से इसमें भी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू गिवन होती है, उसके बाद ये एक्टिवेट होते हैं। अब ये न्यूरल नेटवर्क काम कैसे करता है, इधर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं प्रॉपर्टी का, कि उसकी प्रॉपर्टी का प्राइस अगर हमने बताना है और हमारे पास डिफरेंट फैक्टर है प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए। जो डेटा है उसमें है एरिया जो स्क्वायर फीट में है, बेडरूम्स कितने हैं उसमें, कितना डिस्टेंस है सिटी से, और कितना टाइम हो गया इसको बिल्ड की हुई। तो उनको हमने एरिया को x1 का है, बेडरूम को x2, डिस्टेंस फ्रॉम सिटी x3, एज x4, कितने टाइम से बना है, ये इनपुट लेयर है। ठीक है, ये वेट है हमारे पास। ये वेट हम किस तरह से करेंगे इसको हम आगे देखते हैं। ये वेट हमें डिफरेंट उस पर कैलिब्रेट करना पड़ता है। पहले वेट कुछ दे दिया, अगर आपके पास आउटपुट सही नहीं आया वेट को चेंज कर दो, फिर दोबारा चेक करो वैल्यू आउटपुट सही आया या नहीं, करीब करीब है या नहीं है, फिर चेंज करो। इस तरह से इसको हम चेंज करते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो ये मल्टीप्लाइड बाई ये प्लस ये मल्टीप्लाइड बाई ये प्लस ये मल्टीप्लाइड बाई ये प्लस ये मल्टीप्लाइड बाई ये, और अगर कोई बायस है प्लस वो
फिर उसको इस एक्टिवेशन फंक्शन से पास करा दो और आपके पास आउटपुट आ जाएगा। ये तो था एक सिंपल। अगर आपके पास क्या है, मल्टी लेयर है, सिंपल परसेप्ट्रॉन नहीं है, तो उस बीच में क्या आता है, हिडन लेयर। ये इनपुट लेयर, ये आउटपुट लेयर, ये हिडन लेयर। इनपुट लेयर डेटा को इनपुट लेता है, आउटपुट लेयर डेटा को आउटपुट करता है। जो बीच में जितनी कैलकुलेशन है, कंप्यूटेशन है ना, वो हिडन लेयर करता है। तो इन बिटवीन आर हिडन लेयर विच परफॉर्म मोस्ट ऑफ द कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड बाय अ नेटवर्क। सही है। अब हम क्या करते हैं, लेट सपोज हमारे पास जो प्रीवियस फिगर है, इस पे तो खैर सब पे कोई वैल्यू नहीं गिवन, लेकिन ऐसे हो सकते हैं कि कुछ पे जो है वेट जो है वो 0 है, कुछ पे 1 है, कुछ पे 0 है, कुछ पे 1 है। अब 0 ये बताता है कि ये एक्टिवेट नहीं है, 1 ये बताता है कि इसकी ज़रूरत है इधर इस के अंदर। लेट सपोज इसमें कौन कौन से आए, इसमें सिर्फ 2 आए हैं, 1 एंड 3, बाकी देख लो नहीं गए हैं इसके अंदर, सिर्फ 1 एंड 3 गए। तो इसका मतलब ये होगा कि ये न्यूरॉन जो पार्टिकुलर काम करता है ना, वो एरिया और डिस्टेंस फ्रॉम द सिटी देखता है। लेट सपोज मैं इसकी बात करूँ तो ये दो चीज़ें देखता है, नंबर ऑफ बेडरूम्स एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सिटी। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये सिर्फ एज ऑफ द प्रॉपर्टी देखता है, कितने टाइम से। अब इसका बाकियों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तब एक्टिवेट होगा जब इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि ये कब बना है। ये तब एक्टिवेट होगा जब सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगी। ये भी तब एक्टिवेट होगा जब आपके पास ये 3 चीज़ें अवेलेबल हो। ये तब एक्टिवेट होगा जब 2 हो। ये तब एक्टिवेट होगा जब ये 2 हो। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक न्यूरॉन एक्टिवेट होगा। उसको अपना जो पार्टिकुलर आपने एक वो दिया हुआ है ना कि आपने इस टाइम पे एक्टिवेट होना है, तो उस पार्टिकुलर टाइम पे एक्टिवेट होगा। सही है। अब क्या होगा, इधर से वैल्यूज़ आएंगे, वेट के साथ मल्टीप्लाइड होंगे, इधर पास होंगे। अगर वो उस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड को मीट करता है तो वो नेक्स्ट लेयर पे जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। सही। तो ये देखते हैं इन द फिगर ऑल 4 वेरिएबल आर कनेक्टेड टू न्यूरॉन विया अ सिनेप्स। ठीक है। तो ये थ्री डिफरेंट साइनेप्सिस कनेक्टेड हैं सारे, लेकिन क्या कह रहे हैं, however not all of the synapses are weighted, सारे नहीं है weighted, they will either have a zero value or non zero value। here the non zero value indicate the importance, अगर ज़ीरो नहीं है वैल्यू तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर ज़ीरो है तो वो डिस्कार्ड होगा। कहते हैं कि हम एग्जांपल लेते हैं ऑफ एरिया एंड डिस्टेंस टू द सिटी आर नॉन ज़ीरो फॉर द फर्स्ट न्यूरॉन। पहला जो न्यूरॉन है उसके लिए एरिया और डिस्टेंस फ्रॉम द सिटी नॉन ज़ीरो है, जिस तरह मैंने इधर बताया था। ये देख लो, एरिया और डिस्टेंस फ्रॉम द सिटी ये दोनों नॉन ज़ीरो हैं, बाकी सारे ज़ीरो हैं। विच मीन्स दे आर वेटेड एंड मैटर टू द फर्स्ट न्यूरॉन, ये फर्स्ट न्यूरॉन के लिए ज़रूरी है। जबकि बाकी जो दो वेरिएबल है बेडरूम और एज, ये वेटेड नहीं है और ये हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, यू मे वंडर वाई दैट फर्स्ट न्यूरॉन इज ओनली कंसिडरिंग 2 ऑफ द 4 वेरिएबल। मतलब ये सिर्फ 2 को ही क्यों ले रहा है, क्यों, क्योंकि in this case it is common on the property market that larger home become cheaper the further they are from the city। that basic देख लो, नॉर्मली हम देखते हैं ना कि जब आप सिटी से दूर होते जाते हैं, भले जितना भी बड़ा घर हो उसकी कीमत कम होती है, लेकिन जब आप सिटी के करीब होते हैं छोटा सा घर ज़्यादा महंगा होता है। तो फर्स्ट न्यूरॉन कुछ इस तरह से काम कर रहा है। So what this neuron may be doing is looking specifically for properties that are large but are not so far from the city। तो ये क्या देखता है, लेट्स सपोज ये वो न्यूरॉन है जो ये देखता है कि ऐसी घर दिखा दो जो कि बड़ी भी हो लेकिन सिटी से दूर भी नहीं हो। तो ये न्यूरॉन पर्टिकुलरली इस केस पे एक्टिवेट होगा। जबकि बड़ा भी घर हो और सिटी के करीब भी हो, ज़्यादा दूर नहीं हो, तो ये तब एक्टिवेट करेगा। द नेक्स्ट न्यूरॉन, जो बाकी न्यूरॉन है नीचे, मैं है वेटेड सिनेप्स ऑफ डिस्टेंस टू द सिटी। अब नीचे वाले जो हैं उसमें मैं भी कोई ऐसा हो जो कि ये चेक करे कि डिस्टेंस टू द सिटी एंड बेडरूम्स, जिस तरह से मैंने लास्ट आपको बताया कि ये सिर्फ किस चीज़ को देखता है ये वाला न्यूरॉन, के एज को देखता है कि कब बना है, कितना टाइम हुआ है। अब लेट सपोज अगर हमने सिर्फ एज को देखना है कि अभी अभी बना हो, कल परसों बना हो, तो फिर हम इसको कंसिडर करेंगे, बाकियों को नेगलेक्ट कर लेंगे। सही। तो ये अभी वर्किंग हम देख रहे हैं कि ये काम कैसे करता है। अब ये लर्न कैसे करेगा, अब काम तो ये इस तरह से करता है, लर्न कैसे करेगा, फिर मतलब ट्रेन कैसे होगा। ये एक्चुअली जिस तरह से हम ज़िंदगी में काम कर रहे हैं ना, अपनी गलतियों से सीखते हैं, इस तरह से ये भी करता है। ये क्या करता है,
कि लेट्स सपोज इसको आपने एक ट्रेनर दे दिया है, वो इसको क्या करता है, वैल्यूज़ देता है, वेट देता है, इनपुट देता है। पहली दफ़ा वेट दे दिया, आउटपुट चेक किया, नहीं वो गलत है, मतलब जो हमारा एक्चुअल है और जो प्रिडिक्टेड आया उसमें डिफरेंस है। तो इससे हम कॉस्ट फंक्शन निकालते हैं। दोबारा वेट को चेंज करो, ठीक है, वेट अब हमने कोई और दे दिया, अब चेक करो। तो हो सकता है कि आपके पास जो प्रिडिक्टेड और एक्चुअल के बीच में जो डिफरेंस है वो कम हो गया और होना चाहिए, अगर ज़्यादा है तो मज़ीद दोबारा वेट को चेंज करो। इस हद पे आओ कि कॉस्ट फंक्शन बिल्कुल कम तरीन हो जाए, कम से कम हो जाए। तो ये इस तरह से सीखता है। न्यूरल नेटवर्क इज क्लोजली रिलेटेड टू हाउ वी लर्न इन आवर रेगुलर लाइफ्स एंड एक्टिविटीज़, मतलब जिस तरह से हम लर्न करते हैं। न्यूरल नेटवर्क रिक्वायर अ ट्रेनर इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब व्हाट शुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड एज रिस्पॉन्स टू द इनपुट, बता दिया। बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द प्रेडिक्टेड वैल्यू। एक्चुअल मीन्स आपके पास शुरू में क्या होता है ट्रेनिंग में, आपके पास आउटपुट भी गिवन होता है, इनपुट भी गिवन होता है। अब आप आउटपुट सिस्टम को नहीं शो कराते, आप इसके थ्रू इसको ट्रेन करवाते हैं और आप चेक करते हो कि अब जब मैंने ये सारे फैक्टर्स दे दिए, बेडरूम्स, साइज़, फासला फ्रॉम द सिटी एंड ये फिर आप चेक करो कि प्राइस क्या है। अब आप प्रिडिक्टेड आ गया कि ये 80 लाख का है, लेकिन जो एक्चुअली आपने चेक किया तो वो 1 करोड़ का था। तो ये डिफरेंस निकाल दो, अब वेट को चेंज करो, कोई और दे दो। वेट चेंज करने के बाद जो प्रिडिक्टेड आया वो 90 लाख आया, दोबारा वेट चेंज करो, अभी चेंज किया 82 लाख आया, फिर चेंज किया तो 77 आया। आप समझते हैं कि 82 ज़्यादा करीब है बनिस्बत 77 की, तो आप 82 को कहते हैं कि ये कॉस्ट फंक्शन कम है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द प्रेडिक्टेड वैल्यू, एन एरर वैल्यू आल्सो कॉल्ड कॉस्ट फंक्शन इज कंप्यूटेड एंड सेंड बैक थ्रू द सिस्टम। तो ये फिर वापस सिस्टम में भेजा जाता है। क्योंकि देख लो, आप जब इस सिस्टम को वो देते हैं ना, ये सिस्टम है, आपने इनपुट दे दिया, इधर एक आउटपुट आ गया। अब जो आउटपुट आया इसको आपने ये फॉरवर्ड प्रोपेगेशन था, जब आप यूं जा रहे थे आगे फॉरवर्ड। लेकिन जब आप वापस उसको बेचते हैं ना, एरर को, जो एरर आपके पास आया है प्रिडिक्टेड और एक्चुअल के बीच में डिफरेंस, उसको वापस बेचते हैं, तो इसको हम बैक प्रोपेगेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बैक प्रोपेगेशन। तो फॉर ईच लेयर ऑफ द नेटवर्क द कॉस्ट फंक्शन इज एनालाइज्ड एंड यूज्ड टू एडजस्ट द थ्रेशोल्ड एंड वेट, ठीक है। तो वेट को हम बार बार छेड़ेंगे। और एम इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट फंक्शन एज लॉन्ग एज देयर एग्जिस्ट डिस्पेरिटी बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू, तो हम वेट को एडजस्ट करते जाएंगे। वंस वी ट्वीक देम अ लिटिल एंड रन द मॉडल न्यूरल नेटवर्क अगेन, अ न्यू कॉस्ट फंक्शन विल बी प्रोड्यूस्ड और होपफुली स्मॉलर देन द लास्ट वन। और हम इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे, वेट को चेंज करना वगैरह वगैरह। फॉरवर्ड प्रोपेगेशन आगे जाना, बैकवर्ड प्रोपेगेशन नीचे, तो मतलब वापस जाना, और ये प्रोसेस चलता रहेगा थ्रू आउट द ट्रेनिंग। द प्रोसीजर डिस्क्राइब इज नोन एज फॉरवर्ड प्रोपेगेशन एंड बैकवर्ड प्रोपेगेशन एंड इज अप्लाइड कंटिन्यूसली थ्रू अ नेटवर्क अंटिल द एरर वैल्यू इज केप्ट एट मिनिमम। सही है, जब तक मिनिमम ना। और इसी तरह से ट्रेनिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा, और ये ट्रेनिंग प्रोसेस तक ही चलता रहेगा इसी तरह से, जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोपेगेशन है। तो इस तरह से ये लर्न करता है, ठीक है। तो ये था आपके पास न्यूरल नेटवर्क के किस तरह से हमारे पास काम करता है और ये लर्न कैसे करता है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। इसके एप्लीकेशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो जनरल लाइफ में हम देख के आ रहे हैं वो क्या है, फेशियल रिकग्निशन। आजकल आप लोग स्मार्टफोन में डिफरेंट ऐप भी आए हैं, आप उसको कह दो कि मुझे मेरा एज बता दो, तो वो क्या करता है, पहले बैकग्राउंड हटा देता है पिक्चर से, फिर आपके जो फीचर्स हैं ना, जो फेशियल फीचर्स हैं आपके चेहरे के, उससे वो आपको एज बताता है कि आपका एज कितना है। तो इस तरह से फेशियल रिकग्निशन में यूज़ हो सकता है। फॉरकास्टिंग में यूज़ हो सकता है। कैसे, फॉरकास्टिंग में आप इसको यूज़ कर सकते हैं थ्रू फॉर द स्टॉक प्राइसेस के, आप उसको सारी वेरिएबल और फीचर इनपुट दे दो और उस पर ट्रेन करा दो, और बाद में उसके थ्रू फॉरकास्ट करा दो। और बाकी क्लासिफिकेशन एंड क्लस्टरिंग टास्क में भी ये यूज़ हो सकते हैं काफ़ी जगह पे। लेकिन जो इसकी लिमिटेशन है, जो मैंने स्लाइड में तो नहीं दिया, लेकिन वैसे इसकी लिमिटेशन ये है कि ये ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग टाइम जो है ये वो इसकी लिमिटेशन है, तो उसको कंसिडर करना होगा अपने साथ। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।